हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की गुनगुन मैम एसएसटी की टीचर। आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी एसएसटी का सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स पार्ट का, जिसका नाम था संसाधन के रूप में लोग, है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसका नाम क्या है? चैप्टर सेकंड इकोनॉमिक का पार्ट है। इकोनॉमिक्स का ये ना क्या है नाम? संसाधनों के रूप में लोग, है ना। संसाधनों के रूप में लोग। आप लोगों को पता है लोग क्या होता है? जैसे कि हम इंसान। हाँ, जैसे कि हम इंसान। संसाधन क्या होता है? रिसोर्स, है ना। चलो, अब ये बताओ कि संसाधनों का मतलब क्या होता है। सबसे जरूरी बात कि संसाधनों का मतलब क्या होता है, बताओ। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, पानी, जैसे वो सारी चीजें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली की जिंदगी में, है ना। जैसे हवा, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज होते हैं, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीजें, और मैन मेड जैसे कि ट्यूबवेल और कार, डोर, अलमारी, गेट, रूम, हाउस, होम, ये सारी चीजें क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलो 1 मिनट रुको, स्टार्ट करते हैं हम आगे की कहानी। तो संसाधन आपको पता है क्या होता है ना। इसमें बात की गई है कि मानव जो है, जो लोग होते हैं, वो संसाधन कैसे हो सकते हैं। किसी देश में, कोई देश है, उसकी जनसंख्या को वैसे तो हम नुकसान के तौर पर लेते हैं, है ना, कि अगर देश में जनसंख्या ज्यादा है तो क्या होता है? देश में जनसंख्या ज्यादा है तो चीजों की कमी होती है, ये एक नुकसान होता है हमारे लिए। जनसंख्या की वृद्धि देश के लिए नुकसानदायक है, तो हम इसको देश का दायित्व मान लेते हैं, है ना, कि अगर ये कम है तो जो फैसिलिटीज है, संसाधन है, वो हमारे बचे रहते हैं। अगर ये ज्यादा हो गई तो हमारे संसाधनों में कमी आ जाती है ना। पर ऐसा नहीं है, जनसंख्या संसाधनों का एक रूप बन सकती है अगर ये हो मानव पूंजी के रूप में। क्या हो? मानव पूंजी के रूप में। ठीक है, आप लोगों को पता है मानव पूंजी क्या होती है? आप लोगों ने पिछली जो वीडियो है, पिछली जो क्लास है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें पता है, मैंने बताया था क्या होता है। क्या होता है मानव पूंजी, अनन्या? गलत, तुम बताओ गीतांजलि। मानव पूंजी वह होता है जैसे कि हम मानव पूंजी को बता क्या? ज्ञान का स्टॉक, कौशलता का स्टॉक, है ना। यही होता है ना मानव पूंजी, ज्ञान और कौशलता का स्टॉक, या कुछ और होता है? यही होता है ना, ज्ञान और कौशलता का स्टॉक। एक्सपीरियंस कहते हैं कौशलता को इंग्लिश में। ठीक है, देखो मानव पूंजी होता है मानव के अंदर ज्ञान और कौशलता का स्टॉक। ठीक है, मानव के अंदर, मानव में ज्ञान और कौशलता का स्टॉक जो होता है, भंडार जो होता है, उसे कहते हैं मानव पूंजी। अगर हमें मानव पूंजी का निर्माण करना है तो कैसे करेंगे? शिक्षा के द्वारा करेंगे, है ना। एडवाइस दे दे के करेंगे, जैसे तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये बताकर करेंगे। जो मानव पूंजी होती है वो होता है हमारे दिमाग में कितनी कौशलता है, कितना ज्ञान है ये। उसके अलावा मानव पूंजी निर्माण क्या होता है? जैसे कोई टीचर है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो ये मानव पूंजी निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया मानव पूंजी क्या होता है और मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। अब ये देश के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे भौतिक पूंजी होती है ना, भौतिक पूंजी से हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है ना। भौतिक पूंजी से हमें प्रॉफिट मिलता है, जो हमारी कैपिटल होती है उससे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। वैसे ही
अगर किसी देश में जितनी भी जनसंख्या है, कम या ज्यादा, मानव पूंजी है उनके अंदर, तो क्या होगा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है, अच्छा असर पड़ेगा ना या नहीं? अच्छा असर पड़ेगा। अगर मानव पूंजी का निर्माण लगातार होता जा रहा है किसी देश में, अगर जो शिक्षित व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती रहेगी तो देश में विकास होता रहेगा या नहीं? या कोई ये सोचता है कि मानव पूंजी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा तो विकास नहीं होगा? कौन सोचता है ऐसा? नहीं सोचता ना कोई, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अगर मानव पूंजी है, ज्ञान है, तो उसका विकास होता रहेगा, है ना, टेक्नोलॉजी बनती रहेगी। नहीं, क्लियर हो गया? मानव पूंजी ये था हमारा संसाधनों के रूप में लोग का परिचय। ठीक है, ये क्या था? संसाधनों के रूप में लोगों का परिचय। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद तुम्हारे पास दो कहानियां हैं। वैसे तो दो कहानियां हैं, एक शकल की और एक विलास की। एक शकल की और दूसरा विलास की, है ना। शकल की कहानी में क्या है कि उसके जो पिता थे, बूटा नाम था उनका और गीता उसकी माँ का नाम था। जो उसके पिता थे वो एक किसान थे और वो ये चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो आगे चल के किसान ना बने, जिसके कारण उन्होंने उसको शिक्षित किया। ठीक है, एक तरफ विलास है जिसकी कहानी में ये था कि वो एक लोअर कास्ट फैमिली से था, वो गरीब परिवार से था। ठीक है, जब वो छोटा था तो उसे गठिया नामक एक रोग हो गया था। गठिया समझते हो ना? गठिया एक रोग का नाम था, तो वो रोग उसको हो गया था। उसके बाद 2 साल की आयु जब उसकी थी तो उसके जो पिता है उनका निधन हो गया था। उसके पिता की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके जो पिता थे उनका काम क्या था? वो मछली पालते थे और मछली को बेचते थे। वो एक मछुआरे थे। ठीक है, अगर उसके पिता की डेथ हो गई, उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो अब सारा कार्यभार किस पर आ जाएगा? उसकी माँ पर, है ना। उस 2 साल का बच्चा काम तो कर नहीं सकता, उसकी माँ ही करेगी काम। तो उसकी माँ काम करने लगी, मछुआरन का ही काम करने लगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। किसी भी जनसंख्या में वृद्धि होनी हो, चाहे देश में विकास होना हो, इन सारी चीजों में सबसे बड़ा योगदान कौन निभाती है? शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, इसी पर सारी चीज निर्भर होती है। अब जो शकल है वो उसका एक अच्छी सी जॉब मिल गई उसे, फर्म में किसी अच्छी सी नौकरी पर वो आ गया। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित था, है ना। पर वहीं जब विलास है वो तो ना ही शिक्षित हो पाया और ना ही स्वस्थ रह पाया, क्योंकि उसके रोग भी हो गया था, है ना। शिक्षित नहीं था, स्वस्थ नहीं था, तो क्या होगा? उसे वही व्यवसाय चुनना पड़ेगा जो उसकी माँ करती थी, है ना। तो वो भी धीरे धीरे अपने माँ के व्यवसाय में ही उतर आया। ठीक है, समझ आ गई ये कहानी? अब इसके बेस पर पूरा चैप्टर टिकता है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला है पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाएं, है ना। पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। तो ये क्या होता है? आर्थिक क्रियाकलाप पता है आप लोगों को, जिसमें पैसे का लेन देन हो, पैसों से जुड़ी चीजों को आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब पुरुष आर्थिक क्रिया कैसे करते थे? जैसे वो थे, शकल के पिता थे, वो तो कृषि करते थे, है ना। और विलास के पिता क्या करते थे? एक मछुआरे थे। तो दोनों किसी ना किसी तरीके से आर्थिक क्रिया में संलग्न थे, है ना। जब जो पिता है किसके? विलास के पिता है, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसका कार्यभार किसने संभाला? उसकी मम्मी ने, है ना। उसकी माता जो कि एक महिला थी। तो गांव में ऐसा होता है, यदि पुरुष है तो पुरुष सारी गतिविधियों में संलग्न रहता है, पर वहीं अगर महिला आ जाए, पुरुष किसी ना किसी वजह से या तो बाहर काम करने के लिए चला जाए,
तो सारा बोझ किस पर आ जाता है? महिला पर आ जाता है। परिवार का सारा पालन पोषण कौन करता है? महिला करती है। अच्छा, महिला का वैसे काम क्या होता है? घर में रहना, परिवार को संभालना, बच्चों की देखभाल करना, है ना, खाना बनाना, बर्तन धोना, है ना। तो इसके महिला को पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते, है ना। अब वही पुरुष जो है वो बाहर काम कर रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, चाहे कृषि कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, इसको पैसे मिलेंगे? मिलेंगे। ये पालन पोषण करती है, ये उन पैसों को लाके अपने घर में पालन पोषण, ये भी वही काम करते हैं, घर में लाके पैसों को पालन पोषण ही तो करते हैं। पर क्या इनको इनके पोषण का पैसा मिलता है? नहीं मिलता, है ना। तो ये आर्थिक क्रिया होती है एक पुरुषों द्वारा और एक महिलाओं द्वारा। अगर पुरुष है तो पुरुष ही करेगा, अगर पुरुष नहीं है तो महिलाएं करेंगी। ठीक है, समझ आ गया। अब आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, बोलते जाओ, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट नहीं, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आता है हमारा कृषि, कच्चा माल उत्पादन, पता है ना। उसके बाद मत्स्य पालन और मुर्गी पालन, है ना। ऐसे जितने भी प्राथमिक क्षेत्र वाले कार्य होते हैं जिसमें कच्चा माल का उत्पादन होता है, वो सारे होते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, समझ आ गया। फिर आता है इसमें द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा? द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या होता है? इसमें तो वैसा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जैसे कच्चा माल यहाँ से तैयार हो गया, है ना, प्राथमिक क्षेत्र में हमने कच्चा माल तैयार कर लिया, तो कच्चे माल को प्रोडक्ट कौन बनाएगा? द्वितीयक क्षेत्र बनाएगा। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? फैक्ट्रीज के मालिक। कौन? फैक्ट्रीज के मालिक आ गए, मजदूर आ गए जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, ये होता है द्वितीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र भी होता है, उसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, आपके लिए ये दोनों क्षेत्र है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि मेन है, और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। समझ आ गया। तृतीय क्षेत्र वैसे तो सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसे, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें नौकरियों के ऊपर ज्यादा होता है, जैसे टीचर्स जो कि ना मैन्युफैक्चर में काम करते हैं और ना ही कच्चे माल के उत्पादन में। ठीक है, वो होते हैं थर्ड सेक्टर वाले। रब कर दूं, नेक्स्ट टॉपिक पर चले। चलो फिर नेक्स्ट क्या है? जनसंख्या की गुणवत्ता, यही है या और कुछ है? यही है, जनसंख्या की गुणवत्ता। अब मुझे एक बात बताओ, हमने रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, गन्ने उगा लिए। अब गन्ने का जूस बनाता है, जो गन्ने का जूस बनाता है वो कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक या द्वितीयक? बताओ कौन से क्षेत्र में आता है अनन्या? प्राथमिक में, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, और अगर मैं पूछूं, चलो छोड़ो, जनसंख्या की गुणवत्ता समझो। जो मैंने आपको पहले ही परिचय में समझा दिया था, किसी देश की जनसंख्या सिर्फ उसका दायित्व नहीं होती। अगर देश में जनसंख्या है तो सारा जनसंख्या का दायित्व नहीं है, बल्कि ये बोलो तेज बोलो, जनसंख्या जो है किसी देश में बस दायित्व बनकर नहीं रह जाती, वो क्या होती है उस देश की? मानव पूंजी। क्या होती है, भूल गए इतनी जल्दी? क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या की गुणवत्ता और जनसंख्या में वृद्धि में अंतर है। ठीक है, वृद्धि होती है तो ये अलग चीज है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या की गुणवत्ता देखें
तो गुणवत्ता में आ जाता है मानव पूंजी की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से मानव पूंजी के स्टॉक जो है वो कितना है, वो क्या आ जाती है, गुणवत्ता हो जाती है। ठीक है, ये होता है जनसंख्या की गुणवत्ता। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट बोलो जल्दी। एजुकेशन, सच में एजुकेशन ही है या कुछ और है? पक्का देख लो एक बार, एजुकेशन ही है। भूल गए क्या तुम लोग? शिक्षा मतलब एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन पढ़ाई, हाँ पढ़ाई, ज्ञान, ज्ञान को में वृद्धि लाता है। क्या लाता है? कौन लाता है? शिक्षा। जितनी शिक्षा हम ग्रहण करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, है ना। अब शिक्षा है, अगर तुम शिक्षित हो, का बात है रोजगार की, किसकी बात है? अगर तुम शिक्षित हो तो तुम्हें अच्छे से अच्छा रोजगार मिलेगा, यस और नो? यस मिलेगा, है ना। तुम जितने अशिक्षित होगे, कितने जितने अशिक्षित होगे तुम्हें कैसा रोजगार मिलेगा तुम्हें पता है, कैसा मिलेगा? क्या तो तुम्हें मजदूरी करने पे विवश होना पड़ेगा, है ना। जो महिलाएं होती है वो देखा जाए हमारे देश में महिलाएं शिक्षित है इसका रेशियो बहुत ज्यादा लो जाता है ना। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? पुरानी परंपराओं के कारण कि महिलाओं को पढ़ना वर्जित होता था पहले, है ना। तो उस हिसाब से महिलाओं को ज्यादातर कौन सा काम करना पड़ता है? दूसरों के घरों में जाके साफ सफाई का काम करना पड़ता है, दूसरों के घरों में जाके, है ना। और क्या करना पड़ता है? घर का काम करना पड़ता है, खुद के घर का काम, जिसकी उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, है ना। और क्या करना पड़ता है? ऐसी फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ता है जहां पर किसी चीज की कोई सुविधा नहीं होती, है ना। फैक्ट्रीज में जो महिलाएं काम करती है, जो अशिक्षित होती है, जो 5,000 7,000 सैलरी पर क्या काम करती है, उनके पास कोई पॉलिसी होती है? नहीं होती, है ना। उनके ऊपर कोई आरक्षण होता है? उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिलता। उन्हें छुट्टी मिलती है? अगर मान लो जैसे कोई सरकारी नौकरी करने वाली वुमेन है, वो अगर किसी उसको हेल्थ इशू है या फिर कोई अलग दिक्कत है तो उसे छुट्टी मिल जाती है, पर इसको मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। इसको किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं होता, है ना। पर वहीं अगर कोई शिक्षित हो तो उसे हर चीज का फायदा मिलेगा। ये तो थी महिलाओं की बात, है ना। अब पुरुषों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पुरुष भी ज्यादातर देखा जाए तो अशिक्षित पाए जाते हैं, है ना। कुछ तो शिक्षित होकर भी बेरोजगार रहते हैं। आगे पढ़ोगे, अशिक्षित होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। पर जितनी महिलाओं को परेशानी होती है उतनी इन्हें नहीं होती, है ना। क्योंकि ये पुरुष होते हैं, इनका काम ही होता है बाहर जाकर पैसे कमाना और आकर परिवार को संभालना, है ना। ये होता है शिक्षा में रोजगार। अगर तुम शिक्षित हो तो तुम्हें रोजगार मिलेगा, अगर नहीं हो तो तुम्हें ऐसे ही कोई ना कोई काम ढूंढकर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब शिक्षा कैसे बढ़ेगी? दूसरों को ज्ञान देंगे। हाँ, हम ज्ञान लेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी शिक्षा बढ़ेगी, है ना। उसके अलावा बताओ। इसके अलावा हमारे पास ज्ञान है तो दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। उसके अलावा हाँ, मानव पूंजी। अगर शिक्षा है, रोजगार है, तो क्या हो रहा है? जो मानव पूंजी का स्टॉक है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है ना। यस और नो? तो जनसंख्या की गुणवत्ता भी बढ़ रही है ना। बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। चलो समझ गए तुम, शिक्षा समझ गए ना। अच्छे से आ गया समझ? नहीं आया तो बोल दो। पक्का आ गया? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य कैसे होता है? मानव पूंजी, स्वास्थ्य
अच्छा ये सोचो कि अगर तुम्हारी एक फैक्ट्री है, तुमने एक फैक्ट्री खोली और वर्कर्स चाहिए तुम्हें, तो दो वर्कर्स है तुम्हारे आगे, दो मजदूर खड़े काम करने के लिए, एक जो पूरी तरीके से स्वस्थ है वो, और एक जो कि अस्वस्थ है, उसको हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहता है। तो तुम किसे अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए चुनोगे? जो स्वस्थ होगा उसे चुनोगे, जो अस्वस्थ होगा उसको नहीं चुनोगे, है ना? या उसको चुन लोगे? नहीं चुनोगे। क्यों नहीं चुनोगे बताओ? क्योंकि अगर वो बीमार रहेगा, आए तो छुट्टी करेगा, उसकी फिर काम में रुकावट आएगी। हाँ, उसका काम भी नहीं हो पाएगा, है ना? फैक्ट्री में जो काम हो रहा है उसमें कमी आएगी, जिसके कारण तुम स्वस्थ व्यक्ति को चुनोगे। तो ये रोजगार के लिए जरूरी है स्वास्थ्य। अब विलास के साथ क्या हो रहा था? जो विलास है उसके साथ क्या हो रहा था बताओ? वो अस्वस्थ था, तो उसे किसी फैक्ट्री में काम नहीं मिलेगा। मिल जाएगा बताओ? अब तुम ही फैक्ट्री खोल रहे हो, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया कि तुम विलास को रखोगे काम पर या सकल को रखोगे, तो तुम किसे रखोगे काम पर? सकल को रखोगे। विलास को क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है ना? इसीलिए स्वस्थ भी रोजगार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो तुम कोई भी काम करने के लिए समर्थ हो, ठीक है? तुम्हारे अंदर इतनी समर्थता है कि तुम कोई भी काम कर सकते हो। पर वहीं अगर तुम अस्वस्थ हो तो तुम काम नहीं कर पाओगे काम, तो तुम्हें कोई जॉब पर नहीं रखेगा। तो स्वस्थ मानव पूंजी निर्माण के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य जो है वो मानव पूंजी निर्माण के लिए जरूरी हो गया, है ना? अब जब मानव पूंजी निर्माण के लिए जरूरी है तो इससे क्या हो रहा है? अगर देश में स्वस्थ लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। समझ आ गया स्वास्थ्य क्या क्यों जरूरी है? एग्जाम में आएगा तो लिख लोगे। यूटी चल रहे हो तुम लोगों के? एसएसटी का हो गया? जब होगा तो कर देना, ठीक है? स्वास्थ्य की बात हो गई, है ना? क्लियर हो गया? कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं हुआ क्लियर है? कुछ ऐसा? अब स्वास्थ्य कैसे ठीक रख सकते हो तुम? डॉक्टर्स की सलाह से, है ना? डॉक्टर की सलाह से, योगा करके, योगा, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट से, मतलब कि एक पौष्टिक आहार से तुम अपने जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रख सकते हो, है ना? और आज के जमाने में जो चल रहा है, क्या बोलते हैं? फास्ट फूड, है ना? फास्ट फूड को अवॉइड करके तुम स्वस्थ रह सकते हो। तुम स्टूडेंट्स हो तो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए खुद को स्वस्थ रखने का, है ना? क्योंकि एक स्टूडेंट होता है वो हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखता है। क्यों? अगर वो बीमार पड़ेगा तो उसके साथ उसकी पढ़ाई का लॉस होगा, और कोई भी सच्चा जो स्टूडेंट होता है वो ऐसा नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई का लॉस हो, इसीलिए वो खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखेगा। इसके अलावा नर्स जो होती है वो भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने में मदद करती है, ठीक है? ये होते हैं स्वास्थ्य के फैक्टर्स। समझ आ गया? अब क्या है नेक्स्ट और लास्ट? बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट ना? तो चलो बताओ बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी बस स्वास्थ्य नहीं है तो फिर हमें स्वास्थ्य नहीं है, काम नहीं मिल सकता, तो तुम बताओ। बेरोजगारी के 3 टाइप होते हैं। बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। हाँ। और इन तीनों टाइप की बेरोजगारी हमको ये बताया जाए कि बस बेरोजगारी जो मोस्टली बेरोजगारी। चलो, बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब है कोई व्यक्ति है वो काम करने के लिए निपुण है, मतलब कि काम करने के लिए बिल्कुल कुशल है पर उसे काम नहीं मिल रहा, उसको काम नहीं मिलता। व्यक्ति कुशल है
पर उसे काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या है? बेरोजगार है ना। कोई व्यक्ति है, वो कुशल है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो शिक्षित है, पर बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा। ऐसे ही इसके 3 रूप होते हैं। पहला होता है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा होता है शिक्षित बेरोजगारी। तो सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? आपने देखा है? क्या देखा है? जैसे कि अभी समय का सीजन चल रहा है, हाँ। तो फिर जैसे आइसक्रीम वगैरह जो बेचना है, तो फिर अभी उनका काम चल रहा है, लेकिन जैसे एक विंटर आएगा तो फिर उनका काम जरूर रुक जाएगा। जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हमने देखा होगा कि आइसक्रीम वाले आते हैं, है ना। पर जब ठंड आ जाती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं बेरोजगार, है ना। मौसमी बेरोजगारी जो मौसम के ऊपर निर्भर करती है, मौसम के ऊपर निर्भर करती है। इसको ही रफ कर देते, नीचे लेके जाना। मौसमी बेरोजगारी जो मौसम के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। और जैसे ठंड है तो उसमें तुम लोगों ने और किसी सेलर को देखा है? जैसे ठंड में कोई और सेलर हो, वो बेच रहा हो कुछ, उसके बाद गर्मियों में गायब हो जाए। मौसम के ऊपर निर्भर करती है ना। अब जैसे ठंड देख लो, गर्मी का तो एग्जांपल ले लिया, ठंड में मूंगफली वाले आते हैं, है ना, मूंगफली वाले। तो गर्मियों में कहाँ जाते हैं? वो तो हो जाते हैं बेरोजगार। तो वो क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी। अब बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी की। जैसे किसी फैक्ट्री में 10 वर्कर्स है, कितने? 10 वर्कर्स है, और काम जो है, अगर हम 4 वर्कर्स को हटा देना तो काम हमारा फिर भी हो जाएगा टाइम पे, है ना। क्योंकि जब जो काम 4 बंदों से हो सकता है, उन्हें 4 आदमी करके नहीं करना चाहिए। हाँ, 10 को हमने रख रखा है, जबकि अगर हम 4 को हटा दे, हम सिर्फ 6 ही रखे, तो भी हमारा काम नहीं रुकेगा, हमारा काम चलता रहेगा। तो जो ये 4 व्यक्ति है, वो क्या है? बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार। ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है, ये वाली बेरोजगारी दिख नहीं रही है। देखो, इन लोगों की जो सैलरी है वो एक जैसी होगी, है ना, एक जैसी होगी। अब अगर हम 4 को हटा दे, 6 को रखे, तो भी उतना ही काम होगा। 10 को रख रखा है तो भी उतना ही काम हो रहा है, सैलरी उतनी ही है ना। अगर हम 4 को हटा देंगे, 6 लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, काम तो उतना ही होता रहेगा। उसके अलावा जो 4 व्यक्ति है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो निर्भर करता है काम के ऊपर। किस पर? काम के ऊपर निर्भर करता है ना। इसके बाद थर्ड है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति, बोलो, तुम बोलो, थोड़ा तेज बोलो। शिक्षित रोजगार का मतलब है कि कोई व्यक्ति शिक्षित है। हाँ, अच्छा। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब इसने बिल्कुल ठीक बताया, पर थोड़ा धीरे बताया। ऐसी बेरोजगारी जिसके अंदर कोई शिक्षित है, उसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, कौशलता है, पर फिर भी वो बेरोजगार है ना। तो ये क्या है? शिक्षित बेरोजगारी, जो कि मतलब शिक्षित भी है, कौशलता भी है उसके अंदर, पर फिर भी वो बेरोजगार है। ये है शिक्षित बेरोजगारी। समझ आ गया? आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इतना सा चैप्टर है बस आपका, ओके। समझ आ गया अच्छे से? कोई क्वेरी है तो पूछ लो अभी, नहीं है? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आई होप कि चैप्टर समझ आ गया होगा। हमारे बच्चों को तो आ गया चैप्टर समझ, आई होप कि आप लोगों को भी आ गया होगा। जब मैं बताती हूँ तो बोर्ड पे जब लिखती हूँ तो आप भी लिखा करो कॉपी पेन लेके, ठीक है।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।